Good morning students. Myself छाया रोहित, श्रीमती एल.पी. सवाणी, विद्या भवन अडाजन। आज हम हिंदी में चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए उसका अभ्यास करेंगे। क्या निराश हुआ जाए के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था। निधन सन 1979 में हुआ था। हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य उनको इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने संस्कृत में आचार्य पद स्वीकार किया था, उस पर काम किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परंपरा मीन्स उनके परिवार की परंपरा थी। उनके परिवार में हर व्यक्ति जो संस्कृत का अध्ययन शुरू करने के लिए काशी विद्यालय में जाते थे, तो वो परंपरा के अनुसार हजारी प्रसाद ने ज्योतिषाचार्य की मीन्स ज्योतिष के आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विद्यालय में वो 1940 से 50 तक वो हिंदी भवन के निदेशक मीन्स उनके सुपरवाइजर बने रहे। तत्पश्चात मतलब उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सरकार ने उन्हें जो प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य किया उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मीन्स अवार्ड दिया और सम्मानित किया। अब उनके पुस्तकों के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या प्रदान किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी की एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। तो हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद ने क्या क्या लिखा है, कैसे प्रसिद्ध है, तो उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास नॉवेल भी लिखी है, समालोचक मीन्स चर्चा विचारना, कोई भी पुस्तक पर उन्होंने चर्चा विचारना करते हैं उसे समालोचक कहते हैं कि ये पुस्तक कैसा है, क्या ठीक है, वो जो उस पे जो थिंक करते हैं उसे समालोचक कहते हैं, तो वो भी किया है। तथा शोधकर्ता, इतिहासकार, इतिहास में बहुत से विषय की उन्होंने शोध भी की है, तो ये सारे रूप में वो प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो यहाँ पे उन्होंने कौन से उपन्यास, नॉवेल कौन से लिखे हैं और इतिहास के ग्रंथ कौन से लिखे हैं वो हमने देखा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ने हम देखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या अभ्यास किया था, उन्हें क्या कार्य किया था। ये सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि उन्होंने कौन से पुस्तकें लिखी है और हिंदी साहित्य को क्या प्रदान किया है। प्रस्तुत निबंध में
द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर है। वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो ये निबंध है। ये निबंध में लेखक ने समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज, तत्कालीन मीन्स अभी जो तत्कालीन वो समय, जो समय में भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार थे, वो अनाचार मीन्स खराब व्यवहार, तो वो बाहरी स्तर पर है, ऊपर से ही दिखावा है। ऐसा नहीं कि पूरे समाज में अन्याय फैला हुआ है, किसी को कोई जात की संवेदना नहीं है, सब एक दूसरे की बैर भावना रखते हैं, कोई किसी के मदद नहीं करता है। तो ये सब जो फैला हुआ समाज में है वो सिर्फ बाहरी स्तर पर है वो भी है, लेकिन बाहरी स्तर पर है। लेकिन वास्तव में तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है, जो सच बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखने हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो जीवन मूल्य है वो भी उनमें समाये हुए हैं। आज भी अच्छाई दुनिया से खत्म नहीं हुई है। बुरे लोगों के सामने अच्छे लोग भी आज भी टिके हुए हैं और वो समाज में रह रहे हैं। तो उनके प्रति हमें आस्थावान बनना है, उनके प्रति हमें विश्वास रखना है कि नहीं, बुराई सिर्फ नहीं फैली हुई है, लेकिन समाज में अच्छाई भी अभी जिंदा है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये निबंध में बताया गया है कि लेखक कई जगह पे घूमते हैं तो उनका अनुभव होता है कि कई जगह पे वो काफ़ी मुसीबतों में फंसे हुए थे। उन्होंने देखा कि कई जगह पे कई लोगों ने उन्हें मदद की है। वो निराश थे कि ये समाज में, ये दुनिया में अभी अच्छाई खत्म हो चुकी है, सब अन्यायी हो चुके हैं, बैर भावना वाले हो चुके हैं। उनके मन में ये निराशा थी, लेकिन उनके ये अनुभव हमें इस निबंध में दिए हैं, तो उससे उनको लगा कि नहीं, अभी भी समाज में, अभी भी दुनिया में हमारे आसपास कुछ अच्छे लोग भी रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी बचे हैं जो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मन भी निराश हो चुका था। ये समझते थे कि नहीं, ये दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं, सब जगह डाकू, चोरी, अकस्मात ये सब छपा हुआ रहता है। लेकिन अभी भी आशा है, विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो उनके साथ जो अनुभव हुए थे वो ये निबंध के जरिए हमें यहाँ पे दिखाया है और ये समझने के लिए कहा है कि नहीं, दुनिया में अच्छा है, आप भी अच्छे बन सकते हो, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी दुनिया अच्छाई की नींव पे खड़ी है। समाज में, दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो चलो हम अभी ये लाइन से चैप्टर को समझते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है मीन्स निराश हो जाता है, चिंता में आ जाते हैं, कि उनका मन कभी कभी ऐसे चिंता करने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में, हम सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम जनरली देखते हैं तो समाचार क्या रहते हैं, तो वही ठगी मीन्स ठगना, किसी को धोखा देना, डकैती डाक डालना, चोरी करना, तस्करी, तस्करी मीन्स भी चोरी करना, डाका डालना, और भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार मीन्स लांच लेना के समाचार भरे रहते हैं। तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो ये सारी चोरी, किसी ने किसी को धोखा देकर लूट लिया, किसी ने तस्करी मीन्स किसी की दुकान को लूट लिया, बैंक को लूट लिया, ऐसे हम समाचार डेली पढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप, आरोप मीन्स किसी पे इल्ज़ाम लगाना और उसके सामने वो उस पे इल्ज़ाम लगाता है। तो ऐसे आरोप का कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया है, ऐसे समझ में ये फैल गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। सभी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, कोई डकैती करता है, कोई चोरी करता है। ये सब में ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है, जिसकी पोस्ट ऊंची है, जो ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही दोष दिखाई देते हैं। जो ऊंची कुर्सी पर बैठा है, ऊंचे हुद्दे पर बैठा है, वो इतना ही भ्रष्टाचारी है और उतना ही दोषी है। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको और लालच बढ़ती ही जाती है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना आगे ही बढ़ने की लालच होती है। तो जैसे जो ऊंचे हुद्दे पर बैठते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ने की, ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा आगे चलने की उनकी लालच रहती है, तो इसीलिए वो ज़्यादा दोषी भी हो जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि उनसे एक बड़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा था एक बार कि इस समय में सुखी वही है। कौन सुखी है? वही है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी हम कार्य करते हैं तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, गलतियां खोजने लगेंगे। जो बैठा रहता है, जो आलसी है, सबको देखे रहता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बोलने की कोई वजह ही नहीं है। जब हम कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो लोग उसमें सिर्फ दोष देखते हैं, सिर्फ गलतियां निकालते हैं, उसके कोई अच्छी बात करता नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आज सबसे सुखी कौन है? जो कुछ भी करता नहीं है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या तो बिल्कुल ही नहीं। तो यही कारण है हम सब में दोष दिखते हैं। दोष किसमें नहीं होते, लेकिन हम उनके गुण जो देखने वाले हैं, उनकी खूबियां है जो, वो हम भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वो कार्य की शुरुआत करता है और हर कोई अगर खुद से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वो उसका अच्छाई भूल जाते हैं और उसमें दोष देखते हैं। अगर कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, हमसे कोई आगे निकलता है, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? उसके दोष सबके सामने रजू करते हैं। वो उनके गुण भूल जाते हैं कि उसमें खूबियां क्या है, ये कितना अच्छा करते हैं, किसी ने नहीं किया, ये काम इसने कर दिखाया। लेकिन ऐसे अच्छाई बोलने की जगह वो उसमें दोषों ही देखते रहते हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के सामने बोलते हैं। दोष किसमें नहीं होते? सही बात है, मैं या आप दोष बिना नहीं है, दोष रहित नहीं है, हम सब में कोई ना कोई दोष है। तो यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हमारे में भी दोष है कि हम किसी और का दोष निकालते हैं,
यही सबसे बड़ा दोष है। तो यही कारण आदमी को अधिक दोषी बनाता है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यही कारण है कि दोषी अधिक दिख रहा है। जो किसी में गलतियां है वो गलतियां ज्यादा दिख रही है और जो खूबियां है वो कम दिख रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है, क्योंकि सब एक दूसरे में दोष देखते रहेंगे और कोई भी फिर भाईचारे की या खूबियां की बात नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ कार्य करता है तो उसको दोषी की तरह नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन उसके गुण की, उसके बहादुरी की चर्चा करनी चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? लेखक को प्रश्न हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष, भारत हमारा देश, तो क्या यही है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। उन्होंने क्या देखा था? भारतवर्ष, भारतवर्ष मीन्स पूरे विश्व में, दुनिया में सब एक मिलजुल कर रहे, सबकी भाईचारे की भावना हो, तो यही हमारा भारतवर्ष है, यही हमारा भारत देश है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरों में डूब गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने आगे भी आपको बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव, ये पृथ्वी पूरी एक कुटुंब है, ये विश्व एक कुटुंब है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का ये महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष, तो महान संस्कृत सभ्य, हमारी देव भाषा संस्कृत है, हमारी सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है, प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो ये संस्कृत सभ्य भारतवर्ष जो है, क्या एक अतीत के गहरों में डूब गया? क्या उसका ये अतीत हो गया कि भारतवर्ष एक महान देश था? उसके यहाँ विविधता में एकता का उदाहरण दिया जाता था कि सभी विविध धर्म के लोग यहाँ पे एक बनकर रह रहे हैं। तो क्या यही हमारा भारतवर्ष है? और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने के सपने का भारत है और रहेगा। तो हमने यहाँ देखा है कि हमारे शुरुआत में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारत देश है, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। इसीलिए सारी दुनिया से अलग अलग लोग यहाँ पे आए थे। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, ये सब यहाँ मिक्स हुए थे। अंग्रेजों भी हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो समृद्धि थी, उसको देख के यहाँ पे भारत को लूटने के लिए आए थे। तो ये सब यहाँ आके यहीं के होके रह गए थे। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे सारी जातियाँ भारतवर्ष में मिल गई थी। इसलिए ये भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र कहलाता था। तो लेखक बोलते हैं क्या वो समुद्र सूख गया है कि किसी के लिए समय नहीं है या किसी के प्रति संवेदना नहीं है? तो क्या यही कहते हैं निबंध में लेखक कि मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये समुद्र सूख नहीं सकता। हमारे ये महान मनुष्यों के, ऋषियों के सपनों का ये भारत है और रहेगा। तो ये सदा ही महामानव समुद्र भरा रहेगा, वो कभी भी सूखेगा नहीं। तो यहाँ पे भी विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त होती है।